क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। कैसे हो भाई आप सभी? निखिल, पीयूष, वीर, नीतीश, पवन, निधि, शिखा, मोनिका, श्याम, गौरी, दीपिका, आलोक, पवन। क्या हाल चाल? निशा। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखो, अगर कोई भी टॉपिक हमें समझ नहीं आता, एक्स वाई जी कोई भी टॉपिक हो, मैं किसी भी इंडिविजुअल चैप्टर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि हम इतने परफेक्ट नहीं है कि सारे के सारे टॉपिक हमें एक ही बार पढ़ने से समझ आ जाए, है ना? तो अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले तो पेशेंस रखें। ठीक है, आप अपने मन में ये धारणा ना बनाएं कि ये चैप्टर मुझे समझ ही नहीं आएगा कभी। पहली बात, ये अपने मन में धारणा ना बनाए। दूसरी बात, टीचर पे भरोसा रखे, जो वो पढ़ा रहा है वो बेस्ट पढ़ा रहा है, उससे बाहर कुछ नहीं है। तीसरी बात, जो उस चैप्टर की, जो उस टॉपिक की पहली क्लास होती है ना, ठीक है, पहली जो क्लास होती है, उस क्लास को बहुत अच्छे से देखो, और वो भी बिना स्पीडोमीटर लगाए। मतलब उस क्लास को आपको इंटू वन स्पीड पे ही देखना है। और उस क्लास को देखने के बाद, ठीक है, किसी भी टॉपिक में जिसमें दिक्कत है उसकी पहली क्लास देखो। उस क्लास को देखने के बाद उसकी क्लास पीएनजी से क्लास खत्म होने के दौरान सारे के सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करो क्लास पीएनजी से। फिर अगले दिन फिर अगले दिन उसी की अगली क्लास देखने से पहले पुरानी जो क्लास पीएनजी थी पहली क्लास की, उस क्लास पीएनजी का रिवीजन करो, फिर वो सेकंड क्लास देखो, थोड़ा स्पीडोमीटर लगा के, अगर आप कंफर्ट फील करते हैं। फिर उसकी अगली क्लास करने से पहले पिछली दो क्लासेस का रिवीजन करके आओ क्लास पीएनजी से, फिर वो तीसरी क्लास देखो। फिर उस टॉपिक की चौथी क्लास देखने से पहले पिछली तीन क्लास पीएनजी का रिवीजन करके आओ, फिर चौथी क्लास देखो। और इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे या कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ोगे, तो मैं मान ही नहीं सकता दुनिया का कोई भी कितना भी टफ चैप्टर क्यों ना हो, चाहे वो रीजनिंग में हो, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में हो, इट डजंट मैटर। लेकिन अगर इस अप्रोच से अगर आप पढ़ोगे तो आप हर टॉपिक को हवा में उड़ा सकते हो। क्योंकि आपका जो कंपटीशन है ना, आपकी जो गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप जिस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो सरकारी नौकरी है 10th लेवल। मतलब 10th लेवल का एग्जाम हमारे, 10th लेवल के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ रहे हो? अप टू 10th, ठीक है, उससे ज्यादा ऊपर लेवल ही नहीं है। ठीक है, तो आप निश्चित रहे, एग्जाम में पूछे गए हर क्वेश्चन बेटा बेहद आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। सिर्फ वहां पे जो टेस्टिंग होती है ना, सिर्फ और सिर्फ ये टेस्टिंग होती है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच जानते कि नहीं जानते, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक्स आती है कि नहीं आती, है ना? आपकी बुक में तो सर सारे कंसेप्ट है, तो नोट्स बनाना जरूरी है? नहीं, फिर नोट्स बनाना जरूरी नहीं है, फिर आप बुक में ही अंडरलाइन कर सकते हो। एक हाइलाइटर ले लो, एक हाइलाइटर, ठीक है, आप बुक पढ़ते जाओ, और जो की पॉइंट्स आपको लग रहे हैं ना, जो आप भूल जाते हो, है ना, उन की पॉइंट्स को हाईलाइट करते चले जाओ। ठीक है, बुक में सारी चीजें एज इट इज लिखी हुई हैं, जो मैं क्लास में बोलता हूँ, क्लास में पढ़ाता हूँ, ठीक है। बट उन पॉइंट्स को हाईलाइट करते चले जाओ, ताकि जब हम दोबारा रिवीजन करें तो हमें पूरी किताब ना पढ़नी पड़े, हमें वो सिर्फ हाईलाइट्स देखने हो। और हाईलाइट्स हर बच्चे के अपने अकॉर्डिंग होते हैं, जो शॉर्ट्स नोट्स जिनको बोलते हैं, वो अपने हर बच्चे के अपने अकॉर्डिंग होते हैं, क्योंकि कोई बच्चा किसी कंसेप्ट में उलझता है, कोई बच्चा किसी कंसेप्ट में उलझता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट्स, अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। रिवीजन में वही मदद करते हैं आपकी। और एक चीज और याद रखना बेटा, जितना रिवीजन आप करोगे लाइफ, मतलब किसी भी सब्जेक्ट को पकड़ लो, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस, आप जितना रिवीजन करोगे, है ना, उतना बेहतर आपके लिए होगा। हमेशा याद रखना, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, कम पढ़ो लेकिन टाइम टू टाइम रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जरूर होगा, और जो आप पढ़ रहे हो ना वो फ्रूटफुल होगा। वरना आप जो पढ़ रहे हो वो मतलब बेकार है, क्योंकि आप ढेर सारा सब कुछ पढ़ लोगे लेकिन चीजें याद नहीं रहेंगी। जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको ट्रिक्स ही नहीं याद होंगी, आप वो ट्रिक्स भूल चुके होगे, आप फॉर्मूला नहीं याद कर पा रहे होगे, तो बहुत सारी चीजें होंगी। ये सारी चीजें होती हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। और जिन बच्चों की प्रैक्टिस में कमी होती है, सिर्फ वही बच्चे एग्जाम में बैठने से पहले सोचते हैं कि हम तो सब कुछ भूल गए जो पढ़ के आए थे। ठीक है, तो ऐसी फीलिंग्स किनको आती हैं कि मुझे याद नहीं, अब वो कुछ भूल गया, सब वो कुछ, ये फीलिंग्स उन्हीं बच्चों को आती है जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो कम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस दो होती है, एक तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होती है, दूसरी होती है हमारी मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है, यानी कि मॉक टेस्ट जो होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, किसी भी एग्जाम को देने से पहले मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है।
कुछ नहीं तो जो क्लास पीएनजी मिलती है, जो क्लास में क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन को 5-5 बार प्रैक्टिस कर लो। मैं गारंटी देता हूं अगर आप सिर्फ क्लास पीएनजी के ही क्वेश्चंस को 5-5 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो अलग से आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। फिर सीधा मॉक टेस्ट लगाओ, फिर सीधा मिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। उसके अलावा फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और आज तो है फ्राइडे, वीकेंड का बार है। चलिए, तो कल हम लोगों ने इनइक्वलिटी चैप्टर स्टार्ट किया था। इनइक्वलिटी चैप्टर यानी कि असमानताएं। प्रैक्टिस के लिए आप अपने हमारे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं, रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय, जहां पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी है, जहां पे मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी है। वहां पे सब कुछ आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी, वहां पे कोई भी टॉपिक मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया, लेकिन जो हमारा चैनल है वो प्रैक्टिस के लिए, जहां ढेर सारे क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस करा रखी है। ठीक है, प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए तो यूट्यूब चैनल से हमारे ले सकते हो, प्लेलिस्ट खोल लेना, ढेर सारा प्रैक्टिस मटेरियल आपको वहां पे मिल जाने वाला। हाँ जी, तो इनइक्वलिटी चैप्टर असमानताएं में सबसे पहले तो मैंने आपको इन सिंबल्स के बारे में समझाया था। ये जो सिंबल्स होते हैं, ठीक है, इन सिंबल्स का मीनिंग आपको मैंने कल समझाया था। ठीक है, ये सिंबल्स एग्जैक्टली होते क्या है, ठीक है। हाँ जी, दूसरी चीज बच्चा पूछ रहा था कि सीपीयू में अगर तुतलापन है तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। भाई साहब, वो आपको एक बार पता करना पड़ेगा, उसमें मैं आपको कंफर्म कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में, है ना। चलिए, तो पहले तो मैंने इन साइन का मतलब आपको समझाया था कल बहुत अच्छे से, इनका मीनिंग आपको समझाया था, ठीक है। फिर मैंने बताया था अगर ग्रेटर देन हमारे रास्ते में है तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, वरना रिजल्ट बनता है लेस ग्रेटर देन इक्वल। इसी प्रकार अगर लेस देन हमारे रास्ते में है तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, वरना वरना जो हमारा रिजल्ट बनता है वो बनता है लेस देन इक्वल। और अगर दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं तो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है व्हेन देयर इज नो रिलेशन। बहुत ही इजी तरीके से हमने कल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, पूरे 25 क्वेश्चन, ठीक है। आज मैं आप लोगों को जो कल बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं, उस बेसिक कंसेप्ट के जरिए आज थोड़ा सा ना मैं आप लोगों का टेस्ट ले लेता हूं कि आपने कल सीखा क्या। कल जो मैंने आपको सिखाया वो कुछ आपको समझ आया भी या फिर नहीं समझ आया, तो थोड़ा सा एक बार आपका बेसिक सा टेस्ट ले लेते हैं, है ना। पता चल जाएगा कि आपने कल क्या सीखा क्या नहीं सीखा, ठीक है। कल हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो सिंगल स्टेटमेंट वाले थे, कल के सारे क्वेश्चन सिंगल स्टेटमेंट वाले थे। लेकिन आज जो स्टेटमेंट्स हमें मिलेंगे वो सिंगल स्टेटमेंट नहीं होंगे, ये जरूरी नहीं है। आज स्टेटमेंट सिंगल हो ये जरूरी नहीं है। आज जो हमें स्टेटमेंट्स मिलेंगे वो सिंगल हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। अरे सारे सिंगल आ रहे हैं क्या निकल के? ओके, देखो ऐसे भी स्टेटमेंट्स हमें मिल सकते हैं, इंडिविजुअल स्टेटमेंट लाइक दिस। एग्जाम में है ना, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स भी हमें मिल सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और फटाफट फटाफट से आंसर देते चले जाओ, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, मेरे हाथ में जले बर्न का निशान है तो मैं क्या सीपीओ का एग्जाम दे सकती हूं? देखो, बर्न का निशान है, ये सारी जो चीजें है ना आपको ना नोटिफिकेशन में पढ़नी होंगी, और उनका जो कस्टमर केयर नंबर है, जो हेल्पलाइन नंबर है, वहां पर आप पता कर सकते हैं, क्योंकि इन चीजों के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूं एक बार, ठीक है जी। बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ इन दोनों क्वेश्चन को। अब सारे क्वेश्चन आपको विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने हैं, चुटकी बजाते ही। चुटकी बजी नहीं क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं, है ना, चुटकी बजी नहीं क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं। इनइक्वलिटी टॉपिक बैंकिंग में आता है 5 क्वेश्चन, और बाकी जो एग्जाम्स है उनमें आते हैं 1 या 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन, समझ रहे हो। फटाफट से बताओ बेटा, ए और सी, ए से सी जाएंगे तो रिलेशन ग्रेटर देन बनेगा ना कि ग्रेटर देन इक्वल। बी से डी जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल बनेगा ना कि इक्वल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है ना ही दूसरा। अगर मैं एम से टी जाऊंगा तो ग्रेटर मेरे रास्ते में तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, अगर मैं आर से यू जाऊंगा तो ग्रेटर मेरे रास्ते में तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। विदाउट पेन एंड पेपर आप चुटकी बजाते इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे, विदाउट पेन एंड पेपर। ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है, ठीक है। सिर्फ माइंड में होना चाहिए कि ग्रेटर रास्ते में तो ग्रेटर बनना ग्रेटर देन इक्वल, लेसन रास्ते में तो लेसन बनना लेसन इक्वल। दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे तो फिर कोई रिलेशन, डेफिनेट कंक्लूजन उनके बीच में हम नहीं बना सकते, बिल्कुल भी डेफिनेट रिजल्ट हम नहीं बना सकते। अगर दोनों फैमिली के मेंबर हमारे रास्ते में टकरा रहे हैं तो फिर डेफिनेट रिजल्ट उनके बीच में नहीं बन सकता, तो फिर डेफिनेट रिजल्ट हम नहीं बना सकते। फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो बेटा, जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। हाँ जी,
तो बेटा यू से टी जाना है, सर यू से टी जा रहे हैं, लेस देन मेरे रास्ते में, तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। आर से पी जा रहे हैं, आर से पी लेस देन नहीं है तो लेस देन इक्वल बनेगा। अगर मैं एस से यू जा रहा हूं तो ग्रेटर देन मेरे रास्ते में, तो ग्रेटर देन ही रिजल्ट बनेगा। ऑल फॉलो, ऑल फॉलो, है ना, ऑल फॉलो, बहुत बढ़िया। सर सी से ए, देखो हम रिवर्स आ रहे हैं, सी की तरफ माउथ ओपन है, तो ए से सी बनेगा लेस देन, सी से ए बनेगा ग्रेटर देन। सी से ए क्या बनेगा, सी से ए बनेगा ग्रेटर देन, ओनली फर्स्ट फॉलो। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, वहां पे सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बनाओ फटाफट से, बनाओ जल्दी से, कम ऑन। 10-10 सेकंड मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए, बस 10 सेकंड के अंदर तो क्वेश्चन को उड़ा दो। 10 सेकंड के अंदर तो क्वेश्चन को उड़ा दो। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, बोर्ड पे ध्यान से देखो और ध्यान से समझना। अगर मैं टी से एम जा रहा हूं, है ना, अगर मैं टी से एम जा रहा हूं तो टी की तरफ माउथ ओपन है, एम से टी बनेगा लेस देन, टी से एम बनेगा ग्रेटर देन। तो टी से एम क्या बनेगा, टी से एम ग्रेटर देन बनेगा, बहुत बढ़िया। अगर मैं एस से टी जा रहा हूं, देखो टी से एस बनेगा ग्रेटर, टी से एस बनेगा ग्रेटर क्योंकि टी की तरफ माउथ खुला, लेकिन एस से टी बनेगा लेस देन, एस से टी बनेगा लेस देन। जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया तो प्लीज आप कल का लेक्चर अटेंड करो, वरना आज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि इस टॉपिक का जो बेसिक था, इस टॉपिक की जो ट्रिक्स थी, अप्रोचेस थी, वो मैंने ऑलरेडी कल ही डिस्कस कर ली थी, ठीक है। हाँ जी, ये समझ लो आज तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आज तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है। कल जो मैंने ट्रिक्स सिखाई थी, कल जो कंसेप्ट सिखाए थे, उस पर आज प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। आज कुछ नया नहीं सीख रहे आप, जो भी सीखना था आप ऑलरेडी कल सीख चुके हो, ठीक है। हाँ, रेलवे में भी बेटा इनइक्वलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं, क्यों नहीं पूछे जा सकते। मैं बहुत स्लो हूं तो क्या करूं, अरे ये बताओ, आपसे कितने कहा कि आप बहुत स्लो हो? आपने अपने आप को जज कैसे किया कि आप बहुत स्लो हो, ठीक है। आपने कैसे जज किया अपने आप को स्लो हो, ठीक है। आपको, जब आपको पता है कि आप बहुत स्लो हो, यानी कि आपने अपने अंदर कोई ना कोई कमी ढूंढी होगी, है ना, तभी तो आप अपने आप को एनालाइज कर पा रहे हो कि आप कैलकुलेशंस में स्लो हो, कि आप मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में स्लो हो। कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ रही होगी, बस उस पर काम करो, उसी पे वर्क करो। कैलकुलेशंस में स्लो हो तो कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करो। कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस से पहले टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स आपको आने चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जिस दिन आदमी पहले दिन कार चलाना सीखता है तो बेटा उसकी स्पीड होती है 5, 10, 15, ठीक है। और जब कार चलाने में परफेक्ट हो जाता है ना, तो हाईवे पे दौड़ाता है वो 120, 130, 140। कोई भी व्यक्ति पहले दिन ही कार को उस स्पीड से नहीं दौड़ा सकता, ठीक है। आप अभी लर्निंग स्टेज पे हो, आप अभी सीखने की स्टेज पे हो, आप फर्स्ट गियर में कार चला रहे हो, तो अपने आप को स्लो मत मानो, ठीक है। हाँ जी, है ना। हर वो व्यक्ति, है ना, जिसने रेस जीती है, ठीक है, जो फर्स्ट आया है, वो जब उसने स्टार्टअप लिया था तब बहुत स्लो था, बट इट डजेंट मीन कि उसने ठप्पा लगा लिया कि मैं बहुत स्लो हूं। ये लर्निंग स्टेज होती है भाई, बस इस स्टेज को पहचानो, ठीक है। आप स्लो नहीं हो, आप लर्निंग स्टेज में हो। जब इस स्टेज को पार कर लोगे तो आप धुआंधार रॉकेट की तरह भागोगे, ठीक है जी। बेटा ए से सी दोनों फैमिली के मेंबर आ रहा है। जब दोनों फैमिली के मेंबर आते हैं, जब दोनों फैमिली के मेंबर आते हैं, इट डजेंट मीन, तो उसका मतलब यह है कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता। जब दोनों फैमिली के मेंबर आते हैं तो कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता, कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता, है ना। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अब यहाँ पे इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं।
अब आप रिजल्ट कैसे बनाओगे? देखो अभी तक तो आप रिजल्ट बना रहे थे एक सिंगल स्टेटमेंट में, एक अकेले बड़े से कथन में आप रिजल्ट को डिफाइन कर रहे थे। लेकिन अब आप रिजल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट नहीं है। तो देखो दो तरीके हैं, या तो आप अपने मन में सिंगल स्टेटमेंट बना लो, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी लिख दिया, ठीक है, फिर बी इज इक्वल टू सी लिख दिया, और फिर C इज ग्रेटर देन इक्वल टू D लिख दिया। या तो आप सिंगल स्टेटमेंट बना लो, लेकिन अगर आप एग्जाम में सिंगल स्टेटमेंट बनाओगे तो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, और जब टाइम वेस्ट हो जाएगा और फिर हमें पेन पेपर की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन एग्जाम में ऐसा कुछ भी करना नहीं है, सिंगल स्टेटमेंट बनाना नहीं है। आप ये सिंगल स्टेटमेंट अपने मन में रखो। कैसे रखोगे? जब आपको ए से सी जाना है तो कैसे जाना है? सर ए से बी ग्रेटर और बी से सी इक्वल, तो ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज इक्वल टू सी। तो भैया ए से सी पहुंचे ग्रेटर के साथ तो ग्रेटर रिजल्ट बनेगा। ये चीज हमारे कहाँ होनी चाहिए? दिमाग में होनी चाहिए। ये दिमाग में होनी चाहिए, पेपर पे नहीं होनी चाहिए। ये चीज ये दिमाग में होनी चाहिए। अगर शुरू में दिमाग में नहीं आ पा रही तो पेपर पे बना लो। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में आने लगेगी चीज। बी से डी, बी से डी जाना है तो कैसे जाओगे? सर बी से सी, बी इज इक्वल टू सी, और फिर सी से डी जाएंगे, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो बी से सी इक्वल, सी से डी ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल ही रिजल्ट बनेगा। ठीक है, ये चीज पेपर पे नहीं दिमाग में होनी चाहिए, बट स्टार्टिंग में आप पेपर पे बना सकते हो फॉर प्रैक्टिस, फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। आर से यू कैसे जाओगे बताना? आर से यू कैसे जाओगे? सर पहले जाएंगे हम आर से टी, आर इज ग्रेटर देन टी। अब देखना देखना यहां पे फिर टी से यू क्या लिखोगे? टी इज ग्रेटर देन यू। भैया टी से यू क्या लिखा हुआ है? टी इज ग्रेटर देन यू। टी से यू लिखा हुआ है, टी इज ग्रेटर देन यू। आर से टी ग्रेटर, टी से यू ग्रेटर, तो बेटा आर से यू ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। ठीक है, टी से पी कैसे जाओगे? सर टी से यू ग्रेटर, टी इज ग्रेटर देन यू, टी इज ग्रेटर देन यू और यू इज ग्रेटर देन पी, यू इज ग्रेटर देन पी। समझ रहे हो? तो टी से पी भी क्या है? ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। अगेन बोथ फॉलो, है ना। सबसे पहले कल का लेक्चर देखो, ठीक है। अगर ट्रिक में कोई भी डाउट है तो कल का, आज तो प्रैक्टिस क्लास है। जो सिखाना था मैंने ऑलरेडी कल सिखा दिया आपको। चलिए बनाइए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से सॉल्व करो। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मैं एम से यू जाऊं तो एम से यू कैसे जाऊंगा? सर पहले मैं जाऊंगा एम से एम, एम इज ग्रेटर देन एन, और फिर सीधा एन से आर पे आने की जरूरत नहीं है। एन से आर पे आने की जरूरत नहीं है, सीधा एन से यू, एन इज ग्रेटर देन यू। तो एम से एन, एन से यू, ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। खत्म कहानी। एम से पी कैसे आओगे? सर एम से एन, एम इज ग्रेटर देन एन, है ना। एम इज ग्रेटर देन एन, एन से आर पे आने की जरूरत नहीं है, एन से सीधा पी पर आ जाओ। एन से पी का रिलेशन क्या है? एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी। तो एम से एन ग्रेटर, एन से एन ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल में अगेन ग्रेटर ही रिजल्ट आएगा, अगेन ग्रेटर ही रिजल्ट आएगा, है ना। हाँ जी। अच्छा आर से यू कैसे जाओगे? सर आर से यू, आर से एन, आर से एन, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, आर इज
ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। और फिर एन से यू कैसे आओगे, एन इज ग्रेटर देन यू। तो भैया आर से यू में ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर में ग्रेटर रिजल्ट बनेगा ना कि लेस देन। ग्रेटर रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर रिजल्ट बनेगा ना कि लेस देन। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। एम से आर कैसे जाओगे भैया, एम से एन, एन से आर। तो ग्रेटर और ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा भैया, ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। एम से पी कैसे जाओगे, एम से एन, एन से पी। तो ग्रेटर और लेस देन इक्वल कंडीशन ब्लॉक, ठीक है, ग्रेटर और लेस देन इक्वल कंडीशन ब्लॉक। टी से पी कैसे आओगे सर, टी से एन, टी से एन है, टी से एन है लेस देन इक्वल, टी से एन है लेस देन इक्वल, और फिर एन से पी है लेस देन इक्वल। तो लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल ही रिजल्ट बनेगा। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। अगर आपने इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए देन यू आर सुपर्ब, आप सुपर्ब हो, सुपर्ब। फिर आपके अंदर कोई कमी नहीं है। केवल एक ही बना पाए देन यू आर परफेक्ट। अगर आप दोनों में से एक भी नहीं बना पाए हो तब थोड़ी सी सोचने वाली बात है, ठीक है। या तो आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है या फिर आपका दिमाग ही कहीं और है, ठीक है, किसी के ख्यालों में। तो उसके ख्यालों से बाहर निकलो बेटा, वरना तुम उसके ख्यालों में होगे बट वास्तविक जीवन में उसके साथ कोई और होगा, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ जी, बनाओ क्वेश्चन जल्दी से। कंप्लीट। चलिए साहब, अगर मैं आर से डब्ल्यू की बात करूं, अगर मैं आर से डब्ल्यू की बात करूं तो भैया आर से पी, पी से डब्ल्यू, तो ग्रेटर लेस देन कंडीशन ब्लॉक। अगर मैं यू से डब्ल्यू की बात करूं तो यू से पी, यू इज लेस देन और इक्वल टू पी, और पी से डब्ल्यू भैया पी इज लेस देन डब्ल्यू। तो लेस देन इक्वल लेस देन में लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलोस। सिंगल स्टेटमेंट कैसे बनेगा यार, तुम तो गजब कर रहे हो। यू से डब्ल्यू सिंगल स्टेटमेंट बनाना है तो बेटा यू से पी का रिलेशन बनाओ, पी से डब्ल्यू का, यही तो कनेक्शन है, तभी तो बन गया यू से डब्ल्यू का कनेक्शन। रास्ता ढूंढना, रास्ता। अब आ जाओ बेटा नॉट ग्रेटर देन। ये साइन का मतलब मैंने आपको कल समझाया था कि इसका मतलब क्या होता है, नॉट ग्रेटर देन। बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर है, बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर है, बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर है। एम से आर, एम से एन, एन से आर, एम से एन, एन से आर, लेस और ग्रेटर दोनों फैमिली के मेंबर, एम और आर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, एम और आर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। एन से यू, लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल ही रिजल्ट बनेगा, लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल ही रिजल्ट बनेगा। ओनली सेकंड फॉलोस,
देखो बड़ा नहीं है उसका मतलब होता है छोटा या बराबर। बड़ा नहीं है मतलब बड़ा नहीं हो, नॉट ग्रेटर देन मींस ईदर लेस और इक्वल, ईदर लेस और इक्वल। बड़ा नहीं है तो छोटा होगा या बराबर होगा। एन से यू वाला सही हो गया। ठीक है, बनाओ, जल्दी से बनाओ फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन को। हाँ जी, हो गए दोनों क्वेश्चन सॉल्व। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, बेहद ध्यान से देखना बेटा। नॉट ग्रेटर देन बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए यानी कि छोटा या बराबर है। अच्छा, ना बड़ा है ना बराबर, इसका मतलब छोटा है। ठीक है, बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा या बराबर है। तो अब जाओ आर से पी, तो लेस देन इक्वल लेस देन में लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। पी से टी, लेस देन इक्वल लेस देन में लेस देन इक्वल ही रिजल्ट बनेगा। पी से टी, पी से टी, लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल बनेगा, ना कि लेस देन। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है बेटा, एम इज ग्रेटर देन पी और u इज लेस देन इक्वल टू आर, ये दोनों डेफिनेटली ट्रू करने हैं। ये दोनों हमें क्या करने हैं, 100% ट्रू करने हैं, 100% ट्रू। तो फिर कौन सा सीक्वेंस मैं यहां पे यूज कर लूं कि ये दोनों रिजल्ट मेरे 100% ट्रू हो जाएं, दोनों रिजल्ट 100% ट्रू हो जाएं। देखो m इज ग्रेटर देन p आना चाहिए रिजल्ट, m इज ग्रेटर देन p आना चाहिए, यानी कि पहले तीन सिंबल में कहीं ना कहीं ग्रेटर आना चाहिए। पहले तीन सिंबल में ग्रेटर है सर, डेफिनेटली m इज ग्रेटर देन p आ जाएगा। m इज ग्रेटर देन p नहीं आ सकता, m इज ग्रेटर देन p आ सकता है।
एम इज ग्रेटर देन पी नहीं आ सकता, एम इज ग्रेटर देन पी आ सकता है। इसका मतलब ये है तीन ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ई और ऑप्शन डी, जो इस रिजल्ट को 100% ट्रू करते हैं, जो इस रिजल्ट को 100% ट्रू करते हैं। लेकिन ये भी तो रिजल्ट 100% ट्रू होना चाहिए, यू इज लेस देन इक्वल टू आर, यू इज लेस देन इक्वल टू आर। अगर मैं ऑप्शन ए का यूज कर लूं और ये तीन सिंबल यहां पे लगा दूं, तो बेटा कभी भी यू लेस देन इक्वल टू आर नहीं बनेगा, ये ग्रेटर बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये तीनों सिंबल यहां पे यूज कर लूं, तो बेटा u इज लेस देन बन जाएगा, u इज लेस देन r, ना कि लेस देन इक्वल। हाँ, अगर मैं ये तीनों सिंबल यहां पर यूज कर लूं तो डेफिनेटली u इज लेस देन इक्वल टू r बनेगा। तो दोनों कंक्लूजन जो 100% ट्रू होंगे, बहुत बढ़िया यार, गजब, आपने तो एकदम परफेक्ट आंसर दिए। दोनों कंक्लूजन को 100% ट्रू करने के लिए, है ना, ऑप्शन ई को चूज करना पड़ेगा, दोनों कंक्लूजन को 100% ट्रू करने के लिए। ओके, इन दोनों कंक्लूजन को 100% ट्रू करना है, बताओ कौन सा ऑप्शन चूज करूं मैं, ताकि दोनों कंक्लूजन मेरे 100% ट्रू हो जाए। दोनों कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाए, कौन सा ऑप्शन मुझे चूज करना चाहिए, जल्दी से बताओ, फटाफट से। दोनों कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाए, कौन सा ऑप्शन मुझे चूज करना चाहिए। सर ए इज ग्रेटर देन डी को 100% ट्रू करना है। अच्छा, ए इज ग्रेटर देन डी, यानी कि पहले तीन सिंबल में ग्रेटर आना चाहिए। पहले तीन सिंबल में दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं, नो रिलेशन का केस हो गया, नो रिलेशन का केस हो गया, डेफिनेट रिजल्ट बन ही नहीं सकता ए और डी के बीच में। हाँ सर, ये ग्रेटर बना देगा, ए इज ग्रेटर देन डी। अच्छा, सी इज लेस देन इक्वल टू एफ, सी इज लेस देन इक्वल टू एफ, लेकिन ये सी इज लेस देन इक्वल टू एफ नहीं बनाएगा, ए इज ग्रेटर देन डी तो बन जाएगा, ए इज ग्रेटर देन डी, लेकिन जो सी से एफ रिजल्ट बनेगा ना, वो बनेगा सी इज लेस देन, ये लेस देन बना देगा। हाँ जी, ये बन जाएगा ए इज ग्रेटर देन डी, और ये सी और एफ के बीच में नो रिलेशन, क्योंकि दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं, यहां पर नो रिलेशन, दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं। बेटा ये बन जाएगा ए इज ग्रेटर देन डी, और ये बन जाएगा सी इज लेस देन इक्वल टू एफ। अगेन ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, फिर से ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अच्छा, हम जो आंसर दे रहे हैं वो विदाउट पेन एंड पेपर दे रहे हैं, ना हमें पेन की जरूरत है आंसर देने के लिए, ना हमें पेपर की जरूरत है, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर दे रहे हैं हम, विदाउट पेन एंड पेपर। ये चीज याद रखना अच्छे से, हम बिना पेन पेपर के आंसर दे रहे हैं। हाँ जी, हाउ मेनी कंक्लूजन आर 100% ट्रू, बताओ 100% कितने कंक्लूजन है 100% ट्रू। बेटा ए और सी के बीच में जो रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल, तो ये 100% ट्रू नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी, ये 100% ट्रू नहीं है। अच्छा, बी और एफ के बीच में, बेटा बी और एफ के बीच में नो रिलेशन है,
तो नो रिलेशन में भी क्या जाती है, पॉसिबिलिटी जाती है, पॉसिबिलिटी। ये संभावना हो सकती है बट ये डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। अच्छा, डी और ई के बीच में क्या है, लेस देन इक्वल, तो ये भी क्या है, ये भी पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। समझ रहे हो भैया, डी ई से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। अच्छा, बी और ई, अगर मैं बी से ई की बात करूं तो बी से ई का रिलेशन क्या है, देखो बी से डी, बी इज लेस देन डी, और फिर डी से ई, डी इज लेस देन इक्वल टू ई, तो लेस देन इक्वल में लेस देन रिजल्ट आना चाहिए, ये 100% ट्रू है। अच्छा, एफ से ई, सर अगर मैं एफ से ई की बात करूं तो एफ से डी, एफ इज लेस देन डी, ठीक है, एफ इज लेस देन डी और डी इज लेस देन इक्वल टू ई, तो एफ से ई आना चाहिए एफ इज लेस देन ई, ना कि ग्रेटर देन। ये तो 100% फॉल्स है, 100%, क्योंकि लेस देन आना चाहिए जबकि ये ग्रेटर देन दे रखा है। तो बताओ, हाउ मेनी कंक्लूजन्स आर 100% ट्रू, ओनली फोर्थ फॉलोज, केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल चौथा निष्कर्ष। हाउ मेनी कंक्लूजन्स आर देयर आर लाइकली टू बी ट्रू, लाइकली टू बी ट्रू का मतलब पता है क्या है, कितने ऐसे निष्कर्ष हैं जिनकी संभावना है सही होने की, जिनकी संभावना है सही होने की। संभावना किसकी थी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड की। संभावना किस किस की थी बेटा, संभावना थी पहले की, दूसरे की और तीसरे। ये तीनों ही पॉसिबिलिटी के केस है, ये तीनों ही पॉसिबिलिटी के केस है कि हाँ ए और सी बराबर हो सकते हैं, क्योंकि ए या तो सी से बड़ा है या बराबर है, तो बराबर होने की संभावना बचती है। बी और एफ में कोई रिलेशन नहीं है, तो वहां पे जितने भी रिजल्ट होंगे सबकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। समझे? हाउ मेनी कंक्लूजन आर 100% फॉल्स, देखो पांचवा ऐसा निष्कर्ष था, पांचवा ऐसा निष्कर्ष था जो कि 100% फॉल्स है। पांचवा निष्कर्ष 100% फॉल्स है क्योंकि एफ ई से हमेशा छोटा होगा, एफ ई से कभी बड़ा नहीं हो सकता, नेवर, कभी बड़ा नहीं हो सकता, नेवर। तो मैं उम्मीद करता हूं इनइक्वलिटी का बेसिक जो कंसेप्ट है विदाउट पेन एंड पेपर आपके दिमाग में प्रिंट हो गया है। अब आप हर क्वेश्चन को हवा में चुटकी बजाते बढ़ा सकते हो। हाँ, इनइक्वलिटी में लेकिन ईदर और भी है, ईदर और अभी आपने नहीं पढ़ा, ईदर और का केस है ना, इनइक्वलिटी में ईदर और भी, और आज पहुंच गए हैं हम ईदर और पे। चलो, आइदर और, इनइक्वलिटी में भी ना आइदर और आता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ इस क्वेश्चन को जरा, बनाओ, अभी आपको समझ आएगा कि ये आइदर और एग्जैक्टली होता क्या है। हम्म, बनाओ बनाओ। देखो, हमें रिलेशन चाहिए पी और टी के बीच में। सर पी और टी के बीच में जो रिलेशन है वो ग्रेटर और इक्वल है, तो ये दोनों रिजल्ट पॉसिबिलिटी में चले गए, ये पॉसिबिलिटी में चले गए भैया, ये भी संभावना है बड़े होने की और ये भी संभावना है बराबर होने की। अच्छा, एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ये 100% ट्रू है। तो इस कंक्लूजन का हम आंसर देते थे ओनली थर्ड फॉलोज, यही तो आंसर देते थे, ओनली थर्ड फॉलोज। लेकिन बेटा दो पॉसिबिलिटीज मिलकर या तीन पॉसिबिलिटीज मिलकर एक डेफिनेट रिजल्ट बना सकती है। अगर मैं पहली दोनों पॉसिबिलिटीज को जोड़ दूं, अगर मैं पहली दोनों संभावनाओं को जोड़ दूं तो ये मेरा रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा फाइनल। देखो ये क्या लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है, आइदर P इज ग्रेटर देन टी, आइदर P इज ग्रेटर देन टी और P इज इक्वल टू टी, यही तो लिखा हुआ है ना। इसको मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूं, आइदर P इज ग्रेटर देन टी को मैं लिख सकता हूं आइदर फर्स्ट, और P इज इक्वल टू टी को लिख सकता हूं मैं सेकेंड। तो बेटा मैं इस रिजल्ट को कैसे लिखूंगा, इस रिजल्ट को मैं ऐसे तो लिखूंगा आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। भाई इस रिजल्ट को मैं इंडिविजुअल कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है हमें नहीं पता, लेकिन 100% इन दोनों में से एक तो पक्का सही है, या तो पीटी से बड़ा ही है या पीटी के बराबर है। 100% एक रिजल्ट तो ट्रू है, या तो पीटी से बड़ा होगा या पीटी के बराबर होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा और इधर फर्स्ट और सेकेंड
एंड थर्ड फॉलो, इधर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो। तो बेटा जो इनइक्वलिटी का इधर और है ना, वो बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। जैसे कि अगर मान लो आपका रिजल्ट आया निकल के ग्रेटर देन इक्वल में, तो जो इधर और की कंडीशन काम करती है वो ग्रेटर और इक्वल के साथ करेगी। अगर रिजल्ट निकला है लेस देन इक्वल में, तो इधर और दो अलग अलग संभावना में लगेगा, लेस देन और इक्वल के साथ। और अगर मान लो ब्लॉकिंग केस है, नो रिलेशन वाला केस है, तब इधर और तब लगता है जब दोनों कंक्लूजन को मिलाकर तीनों संभावनाएं हों, बड़ा भी है, छोटा भी है और बराबर भी है। ब्लॉकिंग केस में इधर और तब बोलोगे जब तीनों संभावनाएं हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूंगा आपके सामने, है ना, जहां पर ये तीनों ही केसेस काम करेंगे। P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q इज इक्वल टू R इज लेस देन S इज ग्रेटर देन T। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान से देखना। P इज ग्रेटर देन R, P इज इक्वल टू R। ठीक है, हाँ जी, जो मैं आपको बताना जा रहा हूं, ठीक है, तीनों ही बातें। हाँ जी, चलो इनके आंसर्स लिखो। स्टेटमेंट आपके सामने है, इंडिविजुअल कंक्लूजन्स हैं, इनके आंसर्स लिखो। इनके आंसर्स क्या लिखोगे, क्या लिखोगे इनके आंसर्स? लिखो जल्दी से। कोचिंग सेंटर में जॉब करता हूँ, आज पहली बार आपको लाइव पढ़ते हुए देखा, अच्छा लग रहा है, तो रिकॉर्डेड। गुड 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 गुड। हम्म।
कंप्लीट हो गए क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। पहला जो रिजल्ट है वो पी और आर के बीच में है। पहला रिजल्ट है पी और आर के बीच में। सर अगर मैं पी से आर जा रहा हूं तो मेरा रिजल्ट बनेगा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। भैया रिजल्ट क्या बनेगा? पी से आर ग्रेटर देन इक्वल इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल बनेगा, पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो ये भी संभावना है, ये भी संभावना है, क्योंकि इसमें ग्रेटर और इक्वल दोनों की पॉसिबिलिटी है। दोनों को जोड़ते ही मेरा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। इसीलिए जो मैं आंसर दूंगा वो दूंगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। भाई मेरा आंसर क्या? इधर पी इज ग्रेटर और इक्वल टू आर, दैट इज इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। अच्छा क्यू से एस अगर मैं रिजल्ट बना रहा हूं, क्यू से एस इक्वल और लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल ही रिजल्ट बनेगा। क्यू इज लेस देन इक्वल टू एस, तो लेस देन इक्वल में लेस देन की संभावना है और लेस देन इक्वल में इक्वल की भी संभावना है। तो अगेन हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, है ना, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, क्योंकि दोनों को जोड़ते ही मेरा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। अगर मैं आर से टी की बात करता हूं तो बेटा आर से टी नो रिलेशन का केस है, दोनों फैमिली के मेंबर आ रहा है, तो आर और टी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। लेकिन नो रिलेशन में भी इनको मिलाकर अगर तीनों सिंबल हैं, जैसे कि लेस देन भी है, इक्वल भी है, ग्रेटर भी है, इसका मतलब इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। देखो प्रैक्टिकली समझो, प्रैक्टिकली आप आर और टी के बीच में क्या रिजल्ट निकालोगे? प्रैक्टिकली आप आर और टी के बीच में यही तो रिजल्ट निकालोगे, इधर आर इज लेस देन टी, इधर आर इज लेस देन टी, और आर इज ग्रेटर देन टी, और आर इज इक्वल टू टी। भाई प्रैक्टिकली आप आर और टी के बीच में क्या रिजल्ट बनाओगे? जब आर और टी के बीच में डेफिनेट रिजल्ट नहीं है तो आप बोलोगे भैया या तो आर टी से छोटा है, या आर टी से बड़ा है, या आर टी के बराबर है, यही तो बोलोगे आप। बताओ भाई, या तो आर टी से बड़ा है या छोटा है या बराबर है। तो आइदर आर इज लेस देन टी, और इन दोनों को जोड़ के मैं ये नहीं लिख सकता ग्रेटर देन और इक्वल टू टी। भाई ऐसे तो बोलोगे या तो आर टी से छोटा है या फिर आर टी के बड़ा या बराबर है, यही तो बोलोगे। और इसको रिप्लेस किससे कर दोगे? आर इज लेस देन टी का मतलब पहला कंक्लूजन इधर फर्स्ट, और ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब, तो भाई फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो आखिरकार ये इधर और बना कैसे? क्योंकि रिजल्ट आर और टी के बीच में लिखे हुए हैं, और आर और टी के बीच में प्रैक्टिकली क्या रिजल्ट होगा जहां कोई भी रिलेशन नहीं है आर और टी के बीच में? तो या तो आर टी से छोटा होगा, या बड़ा होगा, या बराबर होगा। तो बड़ा होगा या बराबर होगा, इसको जोड़ के लिख दो। तो ये छोटा है पहला, बड़ा या बराबर है दूसरा, तो इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो आ गया। अगेन आर और टी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तीनों सिंबल है लेस देन इक्वल ग्रेटर, तो फिर से वही आंसर होगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो नो रिलेशन में इधर और इस तरीके से लगता है, नो रिलेशन में इधर और इस तरीके से लगता है। अच्छा क्या यहां पे इधर और लगेगा? आर और टी के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं है बेटा। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, या तो बड़ा या छोटा, और या बराबर। अगेन तीनों सिंबल हैं, तो फिर से क्या होगा? इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा। यहां पर भी आर और टी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहां पे इक्वल की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इक्वल भी तो हो सकता है, इसीलिए इसमें ईदर और नहीं लगा सकते। इसका आंसर वही रहेगा, नन फॉलोज या फिर नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। नन फॉलोज या फिर नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ना ही दूसरा। समझे बाबू? समझे कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? हाँ क्यों भाई? तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे एग्जाम में अगर कभी भी दो कंक्लूजन गलत हो रहे हैं, या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत हो रहे हैं, तो हम चेक करेंगे कि ईदर और बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। वहां पर हम ईदर और ऑप्शन का चयन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ईदर और ऑप्शन चूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, बहुत जरूरी है आपका देखना। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करता हूं। एक स्टेटमेंट है, P is greater than Q is greater than equal to R is equal to S, ठीक है, लेस देन T greater than U, ठीक है, P Q R S T U।
अच्छा, मैं तो पीडीएफ से तो प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ, और जो अलग से मैं क्वेश्चन लिखा रहा था उसमें 25 क्वेश्चन कल मैंने कराए थे। ये 26, ये 27, ये 28, 29, 30, 31 और 32। there are three conclusions. P is greater than S, Q is greater than S, Q is equal to S. P is less than S, Q is less than S, Q is equal to S. R is less than T, S is less than Q, Q is equal to S. S is greater than equal to U, U is greater than S. हाँ जी, चलो साहब, इन क्वेश्चंस के आंसर लिखो जल्दी से।
हाँ जी, हो गए। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं बात करूं बेटा पी से एस, तो पी से एस ग्रेटर मेरे रास्ते में, तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। अच्छा, क्यू से एस ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल। अब ना तो ये ग्रेटर देन इक्वल है ना ये, बट ये दोनों मिलके ये रिजल्ट बना रहे हैं, तो इन दोनों में ईदर और लगेगा। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या है? ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकेंड और थर्ड फॉलो। ठीक है जी, हाँ जी। पी से एस, सर पी से एस ग्रेटर रिजल्ट बनेगा ना कि लेस देन। क्यू से एस जो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल ना कि लेस देन इक्वल। अच्छा, यहां पे इन दोनों को मिला के ये रिजल्ट नहीं बन सकता, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, समझ रहे हो? इन दोनों को नहीं जोड़ के ये रिजल्ट बना सकते। तो यहां पर वही हमारा आंसर रहेगा, नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, क्योंकि यहां पे ईदर और बनेगा ही नहीं, किसी भी दो कंक्लूजन के बीच में नहीं बनेगा। आर से टी लेस देन है तो बेटा लेस देन रिजल्ट बनेगा। एस से क्यू, एस से क्यू है लेस देन इक्वल, तो लेस देन की पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट नहीं है, और इक्वल की पॉसिबिलिटी डेफिनेट नहीं है। और इन दोनों को जोड़कर मैं ये रिजल्ट बना सकता हूं, क्योंकि Q इज इक्वल टू एस को मैं एस इज इक्वल टू क्यू लिख सकता हूं। एस क्यू लेस देन इक्वल, ये रिजल्ट बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ जाएगा? ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकेंड और थर्ड फॉलो, ईदर सेकेंड और थर्ड फॉलो। ठीक है, चलिए साहब, एस से यू, एस से यू देर इज नो रिलेशन, नो रिलेशन, लेकिन इन दोनों को जोड़कर तीनों सिंबल है, ग्रेटर भी है, इक्वल भी है और लेस देन भी है। क्यों? देखो, एस से यू ग्रेटर है, इक्वल है, और एस से यू लेस देन भी है। समझ रहे हो? क्योंकि इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? एस लेस देन यू। तो एस एस यू यू ग्रेटर इक्वल लेस देन, तीनों सिंबल है, तीनों सिंबल। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इधर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। नो रिलेशन में तीनों सिंबल आने चाहिए ना। अच्छा, यहां पर एस और यू के बीच में तीनों सिंबल नहीं है, तो इसका वही पुराना आंसर है, नन फॉलोस, क्योंकि एस और यू को मिलाकर तीनों सिंबल आने चाहिए, लेस देन है, इक्वल है और लेस देन है। जबकि यहां पर एस यू को जोड़कर तीनों सिंबल है, ग्रेटर इक्वल लेस देन। बाकी जो प्रैक्टिस है ईदर और की, वो अब हम करेंगे मंडे को सीधा। आज फ्राइडे, वीकेंड का बार है ना, और आज की सेवा यही समाप्त होती है, और मुलाकात करते हैं अब हम सीधा मंडे को। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया।